सिसिली में फुसफुसाहटें एक ऐसे आदमी के बारे में बताती हैं जिसका नाम ही सबसे बहादुर दिल को भी जमा सकता था, मटेओ मेसिना डेनारो। उसने एक बार डींग मारी थी, जिन लोगों को मैंने मारा है उनसे मैं पूरा कब्रिस्तान भर सकता हूं। यह कोई फिल्म की लाइन नहीं थी, बल्कि एक फियरवनी सच्चाई थी। 30 सालों तक वह इटली का सबसे वांछित आदमी था, एक भूत जो देश को फिरा रहा था, हमेशा पहुंच से बाहर। उसका चेहरा एक रहस्य बन गया था। उसकी किंवदंती हर साल बढ़ती गई जब वह पकड़ से बचता रहा। यूसिकू द स्किनी वन और डियाबोलिक के नाम से जाना जाने वाला वह एक मिथक और एक राक्षस दोनों था। डेनारो का सबसे बड़ा हथियार डर था। इसने गवाहों को चुप करा दिया, पॉलिटिशियंसों को झुका दिया और उसे परछाइयों से राज करने दिया। उसने अपने साम्राज्य को गुप्त संदेशों पिज्जिनी के माध्यम से प्रबंधित किया, जो वफादार संदेशवाहकों द्वारा पहुंचाए जाते थे। पुलिस की पीढ़ियों ने उसका पीछा किया, परछाइयों का पीछा करते हुए और सैकड़ों को गिरफ्तार करते हुए, लेकिन भूत हमेशा फिसल जाता था। उसकी गायब होने की क्षमता ने उसे एक किंवदंती बना दिया, कुछ के लिए एक काला लोकनायक, अधिकांश के लिए एक नाइटमेयर। यह उस राक्षस की कहानी है जिसने 30 सालों तक इटली को फिराया और कैसे उसके शासन का अंत हुआ। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। मैटियो की शुरुआत 1962 में सिसिली के कैस्टेलवेट्रानो में हुई। उसके पिता डॉन सिशियो एक पावरशाली माफिया बॉस थे। अपराध पारिवारिक व्यवसाय था। मैटियो ने घर पर माफिया का कोड सीखा, शक्ति, वफादारी, हिंसा और उमेरटा चुप्पी का कोड। 14 साल की उम्र तक वह एक कुशल स्कारसेबाज था। 18 साल की उम्र में उसने अपनी पहली हत्या की। उसके पिता ने उसे एक उत्तराधिकारी के अपीयरेंस में तैयार किया, उसे छिपना, जीवित रहना और डर के माध्यम से सम्मान प्राप्त करना सिखाया। जबकि अन्य किशोर फुटबॉल खेलते थे, मैटियो एक भूत बनना सीख रहा था। उसने जल्दी ही बुद्धिमत्ता, महत्वाकांक्षा और क्रूरता के लिए एक प्रतिष्ठा अर्जित की। उसके संसार में करुणा का कोई स्थान नहीं था, शक्ति ही सब कुछ थी। उसके टीनेजर्स अवस्था के साल कोसा नोस्ट्रा को खुद को साबित करने में बीते, न कि उसके खिलाफ विद्रोह करने में। उसके डर के साम्राज्य की नींव घर पर रखी गई थी, उसके पिता की चौकस निगाह के नीचे। वह सिर्फ अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा था, वह उन्हें पार करने के लिए दृढ़ था। उसके बचपन के सबक ने उसे माफिया का सबसे खतरनाक उत्तराधिकारी बना दिया। कैस्टेलवेट्रानो में एक किंगपिन का जन्म हुआ। अपने खून में हिंसा और दिल में महत्वाकांक्षा के साथ डेनारो का कोसा नोस्ट्रा में उदय स्विफ्ट और ब्रूटल था। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में सिसिली एक युद्ध क्षेत्र था, एक युवा हत्यारे के लिए खुद को साबित करने के लिए एकदम सही। टोटोरीना के मेंटरशिप के तहत डेनारो एक ट्रस्टेड एग्जीक्यूशनर बन गया। माफिया एलीट में अपनी जगह बना ली। वह अपनी एफिशिएंसी और क्रूएल्टी के लिए जाना जाता था, जिसमें एक राइवल बॉस और उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की हत्या सहित कुख्यात हत्याओं में भाग लिया। एक स्टोन कोल्ड किलर के अपीयरेंस में उसकी प्रतिष्ठा सीमेंटेड हो गई। 90 के दशक की शुरुआत तक वह अब सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, वह एक कमांडर था जो मेजर ऑपरेशंस की योजना बना रहा था। जब उसके पिता की 1998 में मृत्यु हो गई, तो डेनारो ने कैस्टेलवेट्रानो क्लैन को सीमलेसली संभाल लिया। लेकिन उसकी एम्बिशनें बड़ी थीं। उसने ट्रपानी भर में एक विशाल नेटवर्क को नियंत्रित किया। वह लोकल हुड से माफिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक में बदल गया। उसका मैंट्रा डर का एक साम्राज्य बनाना। डेनारो का उदय पूरा हो गया था। वह अब अपने आप में एक किंगपिन था। खून से लथपथ सीढ़ी के शीर्ष पर एक नया मास्टर था। 90 के दशक की शुरुआत इटली के सबसे काले दिन थे और डेनारो टेरर के केंद्र में था। रीना के आदेश पर माफिया ने राज्य पर खुला युद्ध घोषित कर दिया। बम विस्फोटों में एंटी माफिया जजेस फाल्कन और बोर्सेलिनो मारे गए। डेनारो ने इन हमलों को मास्टरमाइंडेड करने में मदद की, जिससे देश हिल गया। हिंसा बढ़ गई। रोम, फ्लोरेंस और मिलान में कार बमों ने कल्चरल साइट्स को स्कारसा बनाया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए। डेनारो की क्रूरता 12 वर्षीय जुसेपे डी मटेओ के अपहरण और हत्या के साथ नई गहराइयों तक पहुंच गई, जिसका शरीर एसिड में डिसॉल्व कर दिया गया था। इन कृत्यों ने एक मॉन्स्टर के अपीयरेंस में उसकी प्रतिष्ठा को सीमेंटेड कर दिया। वह अब सिर्फ एक सिसिलियन समस्या नहीं था, वह एक नेशनल थ्रेट था। राज्य ने अपनी हंट तेज कर दी, लेकिन डेनारो 1993 में गायब हो गया, जिससे एक भूत के अपीयरेंस में उसका जीवन शुरू हुआ।
उसके टेरर के शासन ने इटली पर ऐसे निशान छोड़ दिए जो पीढ़ियों तक रहेंगे। उसने न केवल राइवल्स पर हमला किया बल्कि समाज के बहुत फैब्रिक पर भी हमला किया। माफिया का संदेश स्पष्ट था, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी और देनारो उस टेरर का आर्किटेक्ट था। 1993 में जब इटली माफिया हिंसा से जूझ रहा था, देनारो गायब हो गया। उसने एक पत्र छोड़ा, आप मेरे बारे में सुनेंगे। उसका चेहरा एक किंवदंती बन गया, उसका ठिकाना एक मिस्ट्री। जांचकर्ताओं का मानना था कि उसने अपना अपीयरेंस बदल लिया था, केवल पुरानी तस्वीरों का उपयोग करके यह अनुमान लगाने के लिए कि वह कैसा दिखता था। उसने अपने साम्राज्य को पिजनी, छोटे हाथ से लिखे नोटों के माध्यम से चलाया, जो वफादार संदेशवाहकों द्वारा पारित किए जाते थे, सभी तकनीक से बचते हुए। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति सिसिली में एक पावरशाली समर्थन नेटवर्क था, राजनेता, व्यवसायी और पेशेवर जिन्होंने उसे बचाया। 30 सालों तक देनारो सबके सामने छिपा रहा, डर और वफादारी से प्रोटेक्टेड। दशकों तक देनारो एक विरोधाभास में रहा, इटली का सबसे वांछित आदमी, फिर भी आश्चर्यजनक सामान्यता के साथ जी रहा था। उसने कभी सिसिली नहीं छोड़ी, सुरक्षित घरों के बीच घूमता रहा, वफादारों के एक जाल द्वारा प्रोटेक्टेड, आम लोग जो उसे धोखा देने से बहुत फिरे हुए थे। उसने एक गुप्त व्यक्तिगत जीवन बनाए रखा, एक बेटी को जन्म दिया जिसे वह कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता था। पुलिस ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसके सैकड़ों सहयोगियों को गिरफ्तार किया और अरबों की संपत्ति जब्त की। प्रत्येक अरेस्टेडी ने उसकी सुरक्षा की दीवार को कमजोर कर दिया, लेकिन देनारो ने हमेशा छिपे रहने के नए तरीके खोजे। वह सड़क के बॉस से आपराधिक सीईओ में बदल गया, परिष्कृत क्राइमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ड्रग तस्करी, अवैध कचरा और वैध व्यवसायों में इन्फिल्ट्रेशन। उसने अनुकूलित किया, अपने कबीले का आधुनिकीकरण किया और कानूनी चैनलों के माध्यम से पैसे का शोधन किया। हिंसा के पुराने तरीके वित्तीय शक्ति को रास्ता देते थे। देनारो की अदृश्यता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन नेट वाज टाइटनिंग। देनारो सिर्फ एक मोब बॉस नहीं था, वह एक अरबपति किंगपिन था। उसका साम्राज्य अवैध और कानूनी दोनों व्यवसायों में फैला हुआ था, जिससे भारी धन उत्पन्न होता था। उसने नवीकरणीय ऊर्जा जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में घुसपैठ की, सार्वजनिक निधियों से मुनाफा कमाया और काले धन को सफेद किया। उसके नेटवर्क में सुपरमार्केट, रिसोर्ट, निर्माण और कृषि शामिल थे। उसके आपराधिक भाग्य के लिए फ्रंट्स, वित्तीय सलाहकारों और वकीलों ने उसे इस जाल को प्रबंधित करने में मदद की। उसके भागने के जीवन को वित्त पोषित किया और उसके संरक्षकों को भुगतान किया। राज्य ने 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ा, आदमी का शिकार करना और उसके आर्थिक साम्राज्य को नष्ट करना। बड़े पैमाने पर संपत्ति की सीजडी का उद्देश्य उसके संसा वेल्थों को रोकना और उसकी पकड़ को कमजोर करना था। लेकिन जब तक देनारो स्वतंत्र था, उसकी छाया बड़ी थी। 30 साल बाद देनारो का अंत चुपचाप हुआ, एक पालेर्मो स्वास्थ्य क्लिनिक में, गोलीबारी में नहीं। कैंसर से पीड़ित वह कैंपोबेल्लो डी माजारा में एक झूठे नाम से रहता था, एंड्रिया बोनाफिडे। पुलिस उसकी बीमारी के बारे में टिप मिलने पर मेडिकल रिकॉर्ड्स को क्रॉस रेफरेंस किया और उस पर ध्यान केंद्रित किया। 16 जनवरी 2023 को 100 से अधिक अधिकारियों ने क्लिनिक को सराउंडेड। वेटिंग रूम में एक अधिकारी ने उसका नाम पूछा। उसने जवाब दिया, एंड्रिया बोनाफिडे। लेकिन अधिकारियों ने प्रेस्ड डाला, क्या आप मैटियो मेसिना देनारो हैं? साइलेंस। फिर अंत में, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मैं मैटियो मेसिना देनारो हूं। कोई प्रतिरोध नहीं। भूत ग्रिपा गया। जब उसे ले जाया जा रहा था, नागरिकों ने अपलॉडेड। 30 साल के दुःस्वप्न का अंत। उसकी अरेस्टडी अथक जासूसी कार्य का परिणाम थी, न कि किस्मत का। मिथक का पर्दाफाश हुआ, बूढ़ा, थका हुआ और अंततः हिरासत में। देनारो की अरेस्टडी न्याय के लिए एक जीत और सिसिली के लिए आशा का प्रतीक थी। जो आदमी डर के माध्यम से शासन करता था, वह अब पावरहीन था। गायब होने का कार्य समाप्त हो गया था। देनारो की अरेस्टडी ने एक युग का अंत किया। वह कोसा नोस्ट्रा के ब्लडी युद्ध का आखिरी महान भगोड़ा था। बम विस्फोटों और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वह अपनी अरेस्टडी के सिर्फ 8 महीने बाद जेल में मर गया। कभी माफिया के मिस्ट्रियों को धोखा नहीं दिया, लेकिन उसने सिसिली में जो डर पैदा किया वह बना हुआ है।
उसका नाम अभी भी स्पोकन विद कॉशन। जिस नेटवर्क ने उसे बचाया वह बना हुआ है और उसका आर्थिक साम्राज्य गहराई से निहित है। माफिया के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, उसकी शक्ति अनुकूलन करती है और परसिस्ट्स। इटली की चुनौती न केवल आदमी को बल्कि भ्रष्टाचार और डर की उस प्रणाली को खत्म करना है जिसका वह प्रतीक था। देनारो की कहानी एक चेतावनी है। एक आदमी का लालच एक समाज को बंधक बना सकता है, लेकिन यह उन लोगों के साहस का भी एक प्रमाण है जो न्याय का परस्यूट। उसकी अरेस्टिडी ने एक अध्याय बंद कर दिया, लेकिन सिसिली की आत्मा के लिए फाइट कंटिन्यूज। पालेर्मो में तालियां उसके आतंक से मुक्त भविष्य के लिए थीं, लेकिन उसकी छाया बनी हुई है।